हाय, मेरा नाम है काशिफ और आज से हम स्टार्ट करेंगे यूजीसी नेट हिस्ट्री हिस्ट्री PYQ ओनली, वो भी टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज। सिर्फ हम इसमें PYQ देखेंगे और ख़ास तौर से हम उसके ऑप्शंस पर डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर ये चांस होता है कि नेक्स्ट टाइम उसी से क्वेश्चन बने। सिर्फ हम PYQ करेंगे। तो आज का जो सेक्शन है वो है ट्राइबल मूवमेंट से। ट्राइबल मूवमेंट में 30 से 40 क्वेश्चन हैं। हर क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है जून 2025 का, इंडिगो राइट्स के ऊपर। तो कोई भी क्वेश्चन करने से पहले ये पीजेंट और द ट्राइबल मूवमेंट में हमें 4 चीज़ों का ध्यान रखना है, सिर्फ 4 चीज़ों का। इससे आपका क्वेश्चन आसानी से क्लियर हो जाएगा। एक है लोकेशन, दूसरा है लीडर, तीसरा है टाइम पीरियड, चौथा है इफेक्ट। ये 4 चीज अगर हमने ध्यान दे दी, ऑटोमेटिकली हमारा क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये इंडिगो राइट्स के ऊपर है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ए है। तो ज्यादा मैं फोकस करूंगा कि ये जो ई है वो क्यों नहीं है, ये क्यों गलत है। ओके, इस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। तो क्वेश्चन है इंडिगो राइट्स के ऊपर। तो इंडिगो राइट्स है क्या? तो मैंने आपको कहा था 4 चीजों पर आपको ध्यान रखना है, राइटिंग पर आप मत जाएं, सिर्फ ध्यान से सुने और नोट्स बना लें। तो 4 चीज है। लोकेशन, इसकी लोकेशन है बंगाल, पबना एंड दी नादिया डिस्ट्रिक्ट। ओके। फिर दूसरा है टाइम पीरियड 1859 टू 60। तीसरी चीज है इसके लीडर दिगंबर विश्वास एंड दी विष्णु विश्वास। ओके। अब चौथी चीज हम इफेक्ट देखेंगे। क्या देखेंगे? इसका क्या इफेक्ट हुआ, ये क्यों हुआ, ये सब हम चौथे उसमें देखेंगे। तो इंडिगो है क्या? इंडिगो एक ब्लू डाई होती थी जो कलर के लिए यूज होती थी, और ये बहुत ज्यादा इसकी डिमांड हो गई यूरोप में। कहाँ डिमांड हुई? यूरोप में। जब यूरोप में डिमांड हुई, ब्रिटिशर ने कहा कि आप इसका प्रोडक्शन इंक्रीज करो, यानी बंगाल पीसेंट को। अब जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, बराबर। मगर ब्रिटिश ने इनको प्राइस कम दी। जब ब्रिटिश ने इनको प्राइस कम दी तो इनका लॉस होने लगा, तो इन्होंने डिमांड की कि आप इनकी प्राइस बढ़ाएं। दूसरी बात यह थी कि ब्रिटिश ने वेट और जो मेजर था उसमें धांधली की, यानी अगर 10 किलो है तो कहते थे 2 किलो। तो इतना बड़ा यानी फ्रॉड। तीसरी चीज, फोर्स करते थे ब्रिटिशर कि आप सिर्फ इंडिगो का ही कल्टीवेशन करें। अगर किसान को वीट करना है तो कहते थे नहीं करना। ओके। अभी कितना दिन चलेगा? तो रिवोल्ट राइट्स हो गए अप्रैल 1860 में। जब राइट्स हुए तो इन्होंने मनी लेंडर, पुलिस, ये सब पर अटैक कर दिया। तब ब्रिटिश को समझ में आया गलत है। तो इन्होंने, ब्रिटिश ने कहा कि अब ये आपकी ज़मीन है, आपको अधिकार है कि आप जो भी कल्टीवेशन करना चाहें कर सकते हैं। तो इसीलिए ये इंडिगो रिवोल्ट हुई थी या राइट्स हुए थे। उसके बाद अब हम इसके ऑप्शन देखते हैं। इवेंट विटनेस द इंटरवेंशन ऑफ द एजुकेटेड मिडिल क्लास एंड द फ्यू यूरोपियन मिशनरीज। ये मैं आगे आपको समझाऊंगा। फिर दीन बंधु मित्रा फेमस प्ले नील दर्पण वाज इंस्पायर्ड बाय द प्लाइट ऑफ द इंडिगो पीजेंट। तो हम ये देखेंगे ये क्या है। दीन बंधु मित्रा जी जो थे, दीन बंधु मित्रा जी, इन्होंने नील दर्पण, नील दर्पण मतलब होता है ब्लू मिरर, ब्लू मिरर। तो ये प्ले लिखा, तो इसको ट्रांसलेट किया मिकाइल मधुसूदन दत्त ने। फिर आप ध्यान से सुना, इसको पब्लिश्ड किया किसने? जेम्स लॉन्ग ने, जेम्स लॉन्ग ने। और पब्लिश और डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। दीनबंधु मित्रा जी थे, इंडिगो जो मिसरी थी इंडिगो पीसेंट की, उसके बारे में इस प्ले में इन्होंने लिखा था। दूसरी बात, इनकी जो कुछ और बुक है उनका नाम है इकदासी, कमाले कामिनी 1873, और एक थी शादभार इकदासी 1866। ये आप याद कर लीजिए, हो सकता है कभी फ्यूचर में आ जाए। फिर दूसरा ऑप्शन ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। नील दर्पण वाज ट्रांसलेटेड इंग्लिश मिकाइल मधुसूदन दत्त। जेम्स लॉन्ग पब्लिश द इंग्लिश वर्जन ऑफ द नील दर्पण बाय द मिकाइल मधुसूदन दत्त। ओके, पब्लिश इन्होंने किया था जेम्स लॉन्ग ने। अभी जो ये वाला ऑप्शन है ई, सोम प्रकाश एंड द हिंदू पेट्रियट न्यूज़पेपर नेवर टच्ड अपॉन द इशू रिलेटेड टू द इंडिगो पीजेंट।
तो अब ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। दो न्यूज़पेपर है, एक का नाम है सोम प्रकाश। तो सोम प्रकाश न्यूज़पेपर के फाउंडर थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। और ये फाउंड हुआ था 1858 में। और संस्कृत प्रेस से ये पब्लिश होता था, संस्कृत प्रेस से। किससे? संस्कृत प्रेस से। और ये था वीकली, ये भी आप याद रखना, वीकली था कि ट्राई वीकली था कि डेली था और कौन सी लैंग्वेज में था। और इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल किया था, प्ले किया था इंडिगो राइट्स में। ओके, यानी उसके बारे में ये लिखते थे कि किसान की कितनी बुरी हालत है। और ये वही न्यूज़पेपर है जिसने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट के खिलाफ लिखा था और इल्बर्ट बिल का सपोर्ट किया था। ओके, अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था, 1878 में। अब ये टाइम पीरियड क्या है मालूम है आपको? सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर हो रही थी, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर। अब अफगान वॉर में ब्रिटिश हार रहे थे और इस वक्त थे वायसरॉय लॉर्ड लिट्टन। कौन था? लॉर्ड लिट्टन। इनको काफी क्रिटिसाइज कर रहे थे लोग, तो इन्होंने कहा कि ऐसा मैं करने ही नहीं दूंगा। तो क्या किया? वर्नैकुलर प्रेस एक्ट लाया और इस एक्ट के थ्रू विदाउट कोर्ट ऑर्डर किसी भी प्रेस को सीज किया जा सकता था, किसी भी प्रेस को सर्च किया जा सकता था। और प्रेस के जो पब्लिशर थे उनको गारंटी देनी पड़ती थी कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं लिखेंगे। तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था। अब इसका नाम वर्नाकुलर क्यों है? क्योंकि ब्रिटिशर जो पब्लिशर थे, जो न्यूज़पेपर थे, उस पे अप्लाई नहीं होता था, सिर्फ वर्नाकुलर प्रेस पे अप्लाई होता था। तो ये डिफरेंशिएट इन्होंने किया था। अब ये रिपेल कब हुआ? 1882 में। उस वक्त वॉइस रॉय थे लॉर्ड रिपेन। और 1882 में आपको बता दूं हंटर कमीशन भी आया था। हंटर कमीशन क्या है हम आगे देखेंगे। अब हम इसका दूसरा ऑप्शन देखेंगे, क्या है? हिंदू पैट्रियट। ओके, अब हिंदू पैट्रियट है क्या? इसको मैं आपको बताने से पहले मैं आपको एक पार्टी के बारे में बताता हूँ। 1851 में एक पार्टी फाउंड हुई थी, उसका नाम था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसके फाउंडर मेंबर थे हरीश चंद्र मुखर्जी और राम गोपाल घोष, जॉर्ज थॉमसन, ये सब इसके फाउंडर मेंबर थे। और ये पार्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने एक पेटिशन सेंड की थी पार्लियामेंट को कि सोल ड्यूटी एबॉलिश की जाए, स्टैम्प ड्यूटी खत्म की जाए, जुडिशियल फंक्शन को एग्जीक्यूटिव फंक्शन से अलग किया जाए। तो ये वही पार्टी, और इसकी वजह से ही इसका रिजल्ट क्या हुआ था कि 1861 का जो काउंसिल एक्ट आया था उसमें 5 एग्जीक्यूटिव काउंसिल रखे गए थे और वायसरॉय। ओके, और ये 5 एग्जीक्यूटिव काउंसिल को पोर्टफोलियो दिया गया था। मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बताता हूँ। इसमें था होम, डिफेंस, रिवेन्यू। और इसी काउंसिल एक्ट में 6 मंथ का ऑर्डिनेंस आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी बनता है। और इसी काउंसिल एक्ट में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर लाया गया, एडिशनल मेंबर, ये सब इसी काउंसिल एक्ट में आया था। अब मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसी पार्टी का एक ऑर्गन था, वो रिलीज करता था हिंदू पैट्रियट, ये न्यूज़पेपर हिंदू पैट्रियट। इसके जो परमानेंट एडिटर थे वो थे हरीश चंद्र मुखर्जी। और ये न्यूज़पेपर 1857 की रिवॉल्ट के दौरान पूरे इंडिया में बहुत ही फेमस था। और इसने इंडिगो रिवॉल्ट के बारे में भी बहुत सारी बातें लिखी थी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन गलत है। तो इस तरह हम बाकी के क्वेश्चन भी देखेंगे। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रेबिलियन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड बिफोर 1857 एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लियर। ये जनवरी 2025 का एक क्वेश्चन है, तो हम इसको ब्रेक करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन ए है द रिवोल्ट ऑफ द संथल ऑफ द बंगाल एंड द बिहार। तो संथल रेबिलियन क्या है? जैसा कि मैंने पिछले आपको बताया था पिछली बार कि हमें 4 चीज़ों को देखना है। एक इसकी लोकेशन, लीडर, टाइम पीरियड और इफेक्ट। तो इसकी लोकेशन है संथल रेबिलियन की झारखंड। झारखंड या जम्मू कश्मीर मत समझ लेना, झारखंड है और एरिया का नाम ही था संथल। फिर इसके लीडर हैं, 4 भाई थे और 2 बहन जिन्होंने स्टार्टिंग की थी इस रेबिलियन की। उसमें हैं चांद, भैरव, कान्हू एंड सीधू। और 2 बहन का नाम था फूलो और झानो।
आप एक दो नाम भी याद कर लेंगे काफ़ी रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं इसका टाइम पीरियड 1855 टू 56। और इसका इफेक्ट क्या हुआ, तो संथल रेबिलियन हुई क्यों थी, आउटसाइडर के अगेंस्ट, मनी लेंडर के अगेंस्ट और ब्रिटिशर के खिलाफ। इन्होंने क्या किया, कोर्ट जो लोकल कचहरीज होती थी उस पर अटैक किया, पुलिस स्टेशन पर अटैक किया, मगर इसकी वजह से ब्रिटिश ने इन पर काफ़ी ब्रुटैलिटी की और 15 से 20,000 संथल इसमें मारे गए। मगर ये मूवमेंट एक हिसाब से सक्सेसफुल रही क्योंकि ब्रिटिश ने एक लॉ पास किया, संथल परगना टेनेंसी एक्ट। अब इस एक्ट में क्या था कि ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव और जो ब्यूरोक्रेटिक प्लस जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन संथल एरिया पर लागू नहीं होगा। तो इस तरीके से ये मूवमेंट कामयाब हुई। फिर हम दूसरा देखेंगे, बी ऑप्शन, सन्यासी रेबिलियन ऑफ बंगाल। सन्यासी, तो इसकी लोकेशन है बंगाल और इसके लीडर थे चिराग अली, मूसा शाह, फिर देवी देवी चौधरानी और एक पाठक थे। और इसका टाइम पीरियड है 1763 टू 1800। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि 1764 में बैटल ऑफ द बक्सर हुई थी, उससे एक साल पहले ये स्टार्ट हुई और 1800 तक थी। 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली का टाइम पीरियड है और 1799 में टीपू सुल्तान की डेथ हुई, तो आप इससे रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो सन्यासी रेबिलियन है क्या, ब्रिटिश ने रिलीजियस प्लेस पर बैन लगा दिया था हिंदूज के, तो जो सन्यासी लोग होते हैं उन्होंने रिवोल्ट कर दी। बाद में इसमें मुस्लिम फ़कीर भी शामिल हुए, मुस्लिम फ़कीर्स, तो इसलिए ये आप इसको सन्यासी और फ़कीर मूवमेंट भी कह सकते हैं। और इन्होंने आपस में मिलकर इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट भी बनाई थी, कहाँ, बोगरा में और मेमैन सिंह में। मेमैन सिंह इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनाई, मगर ये मूवमेंट वेरन हास्टिंग जो गवर्नर जनरल थे बहुत ज़्यादा उन्होंने कोशिश की और इसे सप्रेस भी एक काफ़ी हद तक कर लिया। वेरन हास्टिंग का टाइम पीरियड है 1773 या 2 से 1785 तक, तो उन्होंने इसको कंट्रोल किया। और एक बुक इसमें इसी टाइम पर लिखी गई थी, इसी सन्यासी रेबिलियन को बताने के लिए, उनका आनंद मठ। आनंद मठ ये बंकिम चंद्र चटर्जी की बुक है, 1882 में पब्लिश हुई थी। और 1882 का आपको टाइम पीरियड बताता हूँ, ये वही टाइम पीरियड है जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपेल किया गया। और किसने किया, लॉर्ड रिपन ने। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कौन लाया था, लिट्टन ने। तो ऐसे चीज़ें आपको याद रखनी है। और 1882 में ही हंटर कमीशन आया था। फिर हम तीसरा ऑप्शन देखते हैं, कोल्हापुर अपराइजिंग। ये 1884 की रिवोल्ट है, कोल्हापुर अपराइजिंग 1884 की। और ये किसने किया था, इसके लीडर थे बाबाजी आहिरकार। आहिरकार। और ये कौन थे, गडकरी, ये नितिन गडकरी जी नहीं है, ये मराठास के सर्वेंट हुआ करते थे जो फोर्ट संभालते थे, गडकरी। तो ये कम्युनिटी थी। ब्रिटिश ने क्या किया, इनको हटा दिया और इनकी जगह ममलतदार को लेकर आए, ममलतदार। तो इन्होंने रिवोल्ट किया और दो फोर्ट पर कब्जा कर लिया। एक का नाम था बुधू बुधागढ़ और एक का नाम था सामनगढ़। ये दो फोर्ट पर कब्जा कर लिया था, मगर ब्रिटिश ने बाद में इसे भी कैप्चर कर लिया और इस मोमेंट को ब्रुटैलिटी से अरेस्ट कर दिया। फिर तीसरा ऑप्शन देखते हैं हम, सेपॉय म्यूटनी, डी ऑप्शन, सेपॉय म्यूटनी एट दी वेलोर। ये हुई थी ये मोमेंट 1807 में, 1807 में। अब इस वक्त गवर्नर जनरल थे जॉर्ज बर्लो। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसी टाइम पे मद्रास के गवर्नर थे विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो आगे चलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बने और ये पहले गवर्नर जनरल थे जो
जो इंडिया लेवल पे आए थे, और इन्हीं के टाइम पे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को ख़त्म कर दिया गया, यानी सेंटर ही अब लॉ बनाएगा। फिर ये रिवोल्ट हुई क्यों थी? ये रिवोल्ट आप एक तरीके से आप समझ सकते हैं रिलीजियस मूवमेंट से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिश ने टर्बन को हटा दिया था जो सिख पहनते थे, उसके अलावा तिलक ये सब लगाने से मना किया, हैट पहनने से मना किया, और यानी सेकुलर करने की कोशिश की आर्मी को, तो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। फिर उसके बाद हम देखते हैं लास्ट ऑप्शन, द विशाखापट्टनम अपराइजिंग। विशाखापट्टनम अपराइजिंग, इसका टाइम पीरियड है 1780। 1780। अब इस ये मूवमेंट किसने की थी? सेपॉइज ने। इन्होंने क्या किया, दो ब्रिटिश ऑफिसर, एक का नाम था फोर्ड और एक का वेनर, वेनर, इन दोनों को मार दिया। और इसके अलावा क्या किया, जो खजाने थे, आर्मरी थी, ये सब लूट लिया और चले गए सेकेंड एंग्लो मैसूर मैसूर वॉर ज्वाइन कर रहे, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर ज्वाइन करने। और ये टाइम पीरियड है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का 1780 टू 84। तो बाद में मगर ब्रिटिश ने इन्हें कैप्चर कर लिया 20 अक्टूबर को, और इन्हें फिर से विशाखापट्टनम लाए, और उसके बाद इन लोगों को सज़ा दी गई। ये जो वेलोर की म्यूटिनी मैंने ऊपर बताया था, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, कम से कम 200 ब्रिटिश ऑफिसर को इन लोगों ने मारा था। फिर बाद में ब्रिटिश ने भी बदला लिया था। फिर हम आगे देखते हैं एंग्लो मैसूर वॉर। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि अभी पूरा हो जाए। एंग्लो मैसूर वॉर, फर्स्ट एंग्लो, सेकेंड, थर्ड एंड दी फोर्थ, ये चार एंग्लो मैसूर वॉर हुई है। जो फर्स्ट हुई है उस वक्त है गवर्नर वेरलेस्ट, और इसमें जो ट्रीटी हुई थी वो मद्रास ट्रीटी। उसके बाद जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुई, उसमें जो ट्रीटी हुई उसका नाम था मैंगलोर की ट्रीटी। मैंगलोर ट्रीटी, उस वक्त गवर्नर थे गवर्नर जनरल वेरेन हेस्टिंग, मैंने आपको थोड़ा ऊपर बता दिया था कौन है। उसके बाद जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर है, इसका टाइम पीरियड मैं आपको बता देता हूँ 1780 से 84, और फर्स्ट का था 1767 टू 69, और थर्ड का है 1789 टू 92। ये जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें टीपू सुल्तान को आप कह सकते डिफीट हुई थी, और उन्हें अपना हाफ किंगडम ब्रिटिश को देना पड़ा। और इसमें एक ट्रीटी हुई थी, उसका नाम था श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी। और इसी टाइम पे टीपू सुल्तान ने फ्रेंच से मदद लेने के लिए लेटर भी लिखा था, मगर उसको आने से पहले इन्होंने त्रवंकोर पर हमला कर दिया। फिर 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुई। उस वक्त गवर्नर थे गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली। और इसमें ही टीपू सुल्तान की डेथ हुई थी। अब मैं कुछ लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में बता देता हूँ। ये 1802 की जो ट्रीटी ऑफ बेसन हुई थी, इन्हीं के टाइम पीरियड पर हुई। फिर 1800 में जो विलियम फोर्ड बना था, और फिर 1803 में वडगांव की जो ट्रीटी हुई थी, ये सब इन्हीं के टाइम पे थे। और सब्सिडरी अलायंस, जिसको हैदराबाद ने सबसे पहले एक्सेप्ट किया था 1798 में। फिर उसके बाद और बाकी स्टेट है, उसमें पेशवा है, तंजौर है, सिंधिया, ये सब ने सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट किया था। और ये टाइम पीरियड किसका था? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली का टाइम पीरियड है 1798 टू 1805। ओके, अब ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया हमारा पूरा। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर ये है कि ये जो संथल है 1855, फिर सन्यासी 1763, कोल अपराइजिंग, कोल्हापुर अपराइजिंग 1844, उसके बाद वेलोर 1807, फिर उसके बाद विशाखापट्टनम 1780। तो हमें ये देखना है कि इसके बाद कौन कौन सी आ रही है। तो इस तरह आप ऑप्शन खुद लगाइए। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है। तो सबसे पहले है रंगपुर दिजनापुर पीजेंट रिवोल्ट। इसकी लोकेशन क्या है? रंगपुर की और दिजनापुर, बंगाल। ये दो बंगाल के इलाका हैं, और इसका टाइम पीरियड है 1783। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं कि इसके एक साल बाद ही पिट्स इंडिया एक्ट आया था।
उससे 1 साल पहले ये मूवमेंट हुई थी। इसके लीडर हैं द्रिजी नारायण, द्रिजी नारायण। अब ये रिवोल्ट क्यों हुई थी, ये मूवमेंट क्यों हुई थी? जो ब्रिटिश थे प्लस इनके जो रिवेन्यू कॉन्ट्रैक्टर होते थे, वो इल्लीगल डिमांड्स करते थे और प्लस एक्सेस टैक्स लगा देते इन लोगों के ऊपर। तो इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लेटर लिखा और ये सब के बारे में बताया, मगर ईस्ट इंडिया कंपनी ने ध्यान नहीं दिया और कहा हम नहीं करेंगे। तो इन्होंने रिवोल्ट कर दी। और ये जो दोनों इलाके हैं, इसके जो कॉन्ट्रैक्टर थे उसका नाम था देवी सिंह। इसके खिलाफ हिद्रजी नारायण ने मूवमेंट चलाई थी और उसके बाद अटैक कर दिया पुलिस पर, लोकल कचहरीज पर। उसके अलावा जो क्रॉप्स रखे थे वो सब भी इन्होंने कैप्चर कर लिया। फिर ब्रिटिश ने आर्मी भेजी और उसके बाद ये सप्रेस हुआ ये मूवमेंट। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी मूवमेंट, फाउंडेशन ऑफ द वैश्य समाज इन द मद्रास। तो ये है सोशल मूवमेंट है, ब्रह्मो समाज से जुड़ी है, तो हम इसको देखते हैं। 1864 में फाउंड हुई थी साउथ में और इसके फाउंडर मेंबर थे के श्रद्धलु नायडू नायडू और केशव चंद्र सेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केशव चंद्र सेन, इनके बारे में भी हम देखेंगे। तो 1864 में फाउंड हुई थी। इसे कहा जाता है ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया और इसका नाम भी ये पड़ा था 1871 में। सोशल मूवमेंट है और इसमें जो केशव चंद्र सेन है इनके बारे में आपको बताता हूँ। 1856 में इन्होंने ज्वाइन की थी ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया जो राजा राम मोहन रॉय की थी। 1865 में ये आचार्य बने और इनके टाइम पीरियड में ये जो ब्रांच थी ये इसकी 44 ब्रांच हो गई थी। बंगाल में सिर्फ 50 थी, 2 नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंसेस में थी और एक मद्रास में थी और एक पंजाब में। मगर 1865 में इनके कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से इन्हें आचार्य के पद से हटा दिया गया। जो आचार्य का पद होता था उससे इन्हें हटा दिया गया। तो 1866 में इन्होंने एक ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बनाई। ये ध्यान से सुनना, पहले ब्रह्मो समाज बनी थी, ये राजा राम मोहन ने बनाया था, राजा राम मोहन रॉय जी ने। उसके बाद 1866 में इसका एक्सप्लिट हुआ। किसने किया था? केशव चंद्र सेन जी ने, और इसका नाम रखा था ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। फिर एक बार ये स्प्लिट हुई थी 1878 में। अब ये केशव चंद्र सेन जो थे थोड़े सेकुलर टाइप के थे, तो इन्हीं की वजह से अर्ली जो मैरिज एक्ट आया था 1872 का, एक्ट 3, इन्हीं की वजह से आया था, इनकी कोशिश की वजह से। और इन्होंने इस मोमेंट में वुमेन को भी लाया। उसके अलावा विडो रीमैरिज, ये सब बहुत पॉपुलर हो गया था इनकी वजह से। फिर उसके बाद इसका भी एक्सप्लिट हुआ था, इनकी जो ब्रह्मो समाज थी। फिर हम देखेंगे तीसरी मूवमेंट, ईश्वरचंद विद्यासागर स्टार्टेड पब्लिशिंग द वीकली सोम प्रकाश। ये मैंने शुरू में ही बता दिया था स्टार्टिंग में। फिर लास्ट ऑप्शन देखते हैं, मिनट्स ऑन द इंडियन एजुकेशन बाय द थॉमस मैक्यूले। ये कौन है, डिटेल में हम देखेंगे इनके बारे में। तो थॉमस मैक्यूले जो थे लॉ मेंबर थे, लॉ मेंबर ये कब बने थे? 1833 में जो चार्टर एक्ट आया था उसमें इन्हें मेंबर बनाया गया था और इसी एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक को बनाया गया। फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को ख़त्म कर दिया गया, सेंटर को ये हक था कि वो स्टेट के लिए भी कानून बनाए। उसके बाद 1833 में ही ये जो पोस्ट थी ये मगर परमानेंट नहीं थी लॉ मेंबर की। इसमें 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल किए गए थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एक गवर्नर जनरल होता था। पहले 3 थे, इसी एक्ट में 4 किए गए और चौथे यही थे, थॉमस मैक्यूले। फिर एक लड़ाई चल रही थी एंग्लिस्टिक की और ओरिएंटलिस्टिक की, कि इंडिया में जो एक एजुकेशन सिस्टम होगा वो किस लैंग्वेज में होगा। तो इन्होंने कहा मैं इसको निपटा ही देता हूँ। तो 2 फरवरी को इन्होंने पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन दिया 1835 को, और इसे ही मैक्यूले मिनट कहा जाता है। इनका एजुकेशन सिस्टम है और ये पास कर लिया गया था मार्च में 1835 के। और इसके मुताबिक अब जो मीडियम ऑफ मीडियम ऑफ टीचिंग होगा वो इंग्लिश होगा। तो
ओरिएंटलिस्ट हार गए थे, एंग्लिस्टिक जीत गए थे। अब ये जो मैकॉलिन सिस्टम है, इसकी एक थियोरी थी, वो ये कि अपर जो मिडिल क्लास है या अमीर लोग हैं, एलीट क्लास, इन्हें ही एजुकेशन दी जाए, आम लोगों को पढ़ाने के हक में नहीं थे। तो ये जो मूवमेंट खत्म हुई थी, ये जो थियोरी खत्म हुई थी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियोरी से कहा जाता है। तो 1854 का जो वुड डिस्पैच एक्ट आया था, उसमें ये खत्म किया गया था। इसे मांगना कार्टा ऑफ एजुकेशन कहा जाता है इंडिया में, इसको वुड डिस्पैच को। फिर 1853 का जो चार्टर एक्ट आया 1853 का, उसमें जो लो मेंबर की पोस्ट थी वो परमानेंट कर दी गई थी। ओके, बस ये आपको याद रखना है और ये मूवमेंट खत्म हो गई। फिर उसके बाद ये ऑप्शन आप खुद लगाना, मैंने अब एक एक चीज़ आपको बता दिया है। इसका वैसे मैं बता दूं, ए है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पीसेंट मूवमेंट से है, ये बिजोलिया पीसेंट मूवमेंट, बारदोली सत्याग्रह, तेभागा मूवमेंट, अवध पीसेंट मूवमेंट। तो सबसे पहले हम करेंगे बारदोली सत्याग्रह। जस्ट 1 मिनट। तो बारदोली सत्याग्रह ये गुजरात की मूवमेंट है और इसके लीडर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये स्टार्ट हुई थी 1927 में। और ये क्यों हुई थी? क्योंकि 20% हाइक हो गया था रिवेन्यू में, तो उसके खिलाफ ये मूवमेंट हुई थी। और ये मूवमेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि जो इन्हें सरदार का टाइटल मिला था इसी मूवमेंट में मिला था। और कब की है? 1927 की। फिर हम देखते हैं तेभागा मूवमेंट। दरअसल मेरे पास पेन नहीं है, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। अभी मंगाया हूँ, उसके बाद ये सही हो जाएगा। तो तेभागा मूवमेंट, तेभागा मूवमेंट ये कहाँ की है? ये बंगाल की मूवमेंट है और इसका टाइम पीरियड है 1946 टू 51। और इसके लीडर थे, जस्ट 1 मिनट, इसके लीडर थे कंपाराम, कंपाराम और भुवन सिंह, भुवन सिंह। और ये मूवमेंट क्यों हुई थी? क्योंकि बंगाल में एक सिस्टम था, इसे कहा जाता था शेयर क्रॉपिंग। शेयर क्रॉपिंग, ये शेयर क्रॉपर थे उन्हें कहा जाता था, एक थे होते थे भागीदारी ने कहा जाता था, और एक होते थे जोतेदार। जोतेदार मतलब रिच पीजेंट, रिच पीजेंट। तो इन दोनों में ही ये टसल हुआ था, यानी फाइट हुई थी कि भाई आप हमारा हक पूरा नहीं दे रहे हैं, आप हमें वो प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं, वो पैसा नहीं दे रहे जो हमें मिलना चाहिए। और इनकी ज़्यादा मांग थी कि इस सिस्टम को ख़त्म किया जाए। इसके बाद हम देखते हैं चौथी मूवमेंट, अवध, अवध पीसेंट मूवमेंट। जस्ट 1 मिनट। तो अवध जो ये रीजन है, ये आज का जो अयोध्या है और अंबेडकर नगर, ये सब इसी एरिया में पड़ता है, अवध में। तो ये मूवमेंट, पीसेंट मूवमेंट ही 1918 में स्टार्ट हुई। तो इसके लीडर थे बाबा, बाबा रामचंद्र, बाबा रामचंद्र। तो इन्होंने, ये मूवमेंट क्यों हुई थी? क्योंकि जो लैंडलॉर्ड थे और ब्रिटिश सिस्टम था इस एरिया में, वो किसानों पर काफ़ी जुल्म कर रहा था, एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था, उनसे नजराना मांग रहा था। उसके अलावा जो उनकी होल्डिंग थी ज़मीन पर, वो भी फिक्स नहीं थी, कभी भी उन्हें खाली कराया जा सकता था। उसके अलावा उनसे ब्राइब लिया जाता था, एक्सेस टैक्स उन पर लगाए गए, और जितना भी जुल्म कर सकते थे इन्होंने किया। अब किसान ने एकजुट हुए, किसान एकजुट हुए, और 1920 में इन्होंने 500 किसान लेकर इलाहाबाद की तरफ रवाना कर दिए। और ये क्यों किया? क्योंकि गांधी जी का अटेंशन इन्हें चाहिए था, और इन्हें मिला भी। तो 1921 में ये मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ भी जुड़ गई। और इसका फायदा क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने अवध रेंट एक्ट में अमेंडमेंट किया 1922 में। ये जो आया था अवध रेंट एक्ट, ये 1882 का था। मैंने आपको इसको पहले बताया था 1882 में क्या हुआ था, हंटर कमीशन, रिपन, ओके, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। तो इस तरह आपको चीज़ें रिलेट करनी है।
उसके बाद हम देखेंगे जो एक मूवमेंट बची थी, उसका नाम था बिचौलिया मूवमेंट। पीजन मूवमेंट है ये। तो ये कहाँ की मूवमेंट है? राजस्थान की। राजस्थान की बहुत पुरानी मूवमेंट है। 1897 या 91 से स्टार्ट हुई थी और ये चली थी 1941 तक। काफ़ी ये लेंदी मूवमेंट है, आप देखेंगे अगर। और इसके लीडर थे विजय विजय सिंह। उसके अलावा एक दूसरे लीडर थे, उनका नाम था माणिक्य लाल वर्मा। हाँ, माणिक्य लाल वर्मा। ओके। तो कब इसका टाइम पीरियड आप नोट करें, 1897 टू 1941 तक ये चली है। और राजस्थान की मूवमेंट है पीजेंट मूवमेंट। अब ये क्यों हुई थी? एक्सेसिव टैक्स प्लस लैंडलॉर्ड के खिलाफ। बस यही आपको देखना है। अब आप ऑप्शन चेक करें और उसके बाद खुद लगाएं, ये बार मैं नहीं बताऊंगा, बहुत आसान है। फिर तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे इस मोमेंट में, या ये पांचवा शायद क्वेश्चन है। 1855-56 the tribesmen of the Bihar and Bengal rose up armed with axes, bows and the arrow, temporarily swept away British rule from their area। ये कितना आसान है, अगर आप सिर्फ टाइम पीरियड देख लेंगे 1855-56। तो कौन सी मूवमेंट है? संथल मूवमेंट। अब ये जो बाकी मूवमेंट्स है ये भी हम देखेंगे। तो मुंडास, संथल मैंने आपको इसी में करा दिया था। तो पायकाड़ा रिवोल्ट है और भिल्स और मुंडा हम करेंगे। तो गिव मी टाइम। हाँ, तो मुंडा मूवमेंट हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो मुंडा मूवमेंट है झारखंड की मूवमेंट और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मूवमेंट है क्योंकि इसके जो लीडर थे बिरसा मुंडा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज झारखंड में ये हीरो हैं। तो इनका नाम क्या था? बिरसा मुंडा। इनका टाइटल है जर्मन कैसर। जर्मन कैसर। और इस मोमेंट को क्या कहा जाता है? उल गुलान। उल गुलान। हो सकता है कुछ प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो, मगर आप देख लेना। उल गुलान यानी ग्रेट रिवोल्ट। ग्रेट रिवोल्ट। ओके। मैं जानबूझ के दो बार बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद भी हो जाए, साथ में ये सिर्फ रिवीजन है। और PYQ का मतलब ये है कि आप रिवाइज कर लें PYQ के साथ और उसके ऑप्शन को डिटेल में देखें। तो मुंडा मोमेंट है। तो इन्होंने जो आउटसाइडर थे डिकूज, उनके खिलाफ ये मूवमेंट की। यानी जैसे इसमें मुस्लिम भी थे, हिंदू भी। ये जो ब्रिटिश आउटसाइडर को लाते थे आपकी ज़मीन पर, कहेंगे अब आप ही यहाँ के मालिक हो, अब खेती बाड़ी जो करना है करो। तो इनका जो जॉइंट सेटलमेंट था कुंटी कुट्टीज, कुंटी कुट्टीज, उसको ख़त्म कर दिया ब्रिटिश ने। तो इसी के खिलाफ ये मूवमेंट हुई थी। उसके बाद इन्हें कैप्चर कर लिया गया था फरवरी में 1900 में, और इन्हें 1900 में ही रांची जेल में मार दिया गया था, फांसी लगा दी गई थी। क्या हुआ था वो एग्जैक्टली नहीं पता है। फिर हम देखेंगे कौन सा है। हाँ, भिल्स मोमेंट। भिल कौन है? महाराष्ट्र के इलाके में ये मोमेंट हुई थी। भिल्स। भिल्स ये कहाँ की है? खानदेश के रीजन में है, महाराष्ट्र। और इसका टाइम पीरियड है 1817। और कहा जाता है कि ये जो बाजीराव टू, इसी वक्त देखो 1817 में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी। तो कहा जाता है बाजीराव टू के जो रेबल मिनिस्टर थे त्रिम्बक जी, त्रिम्बक, उन्होंने ही ये रेबल स्टार्ट की थी। और मगर इसके लीडर का जो नाम आता है वो सेवाराम है। सेवाराम। कहाँ की है? खानदेश रीजन, महाराष्ट्र। इसके बाद जो लास्ट मोमेंट है, जस्ट 1 मिनट, पाइका। तो पाइका रिवोल्ट है, ये उड़ीसा की रिवोल्ट है। पाइका जो रिवोल्ट है कहाँ की है? उड़ीसा की। और स्टार्ट कब हुई थी? 1817 में। भिल मूवमेंट के आप इसको कंटेम्प्ररी भी कह सकते हैं। और इसके जो लीडर थे उनका नाम था बख्शी जगत बंधु। जगत बंधु या जगत बंधु, बख्शी जगत बंधु। और ये जो मोमेंट है, इन्होंने अपना सिंबल रखा था जगन्नाथ टेम्पल, जो उड़ीसा में बहुत मशहूर है ये टेम्पल, उसका अपना सिंबल रखा। और
ये जो लोग थे पाइका, ये पीजेंट मिलिशिया थे। इसका क्या मतलब हुआ कि ये गजापति रूलर जो डायनेस्टी थी, तो उनके अंडर में ये वॉर भी करते थे जब वॉर का टाइम होता था, और उसके अलावा आम दिनों में ये खेती बाड़ी करते थे। और ये कहा जाता है ये पहली आर्म स्ट्रगल थी अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। अब यहाँ हमारा एक क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगा तभी लाइक करें, और आप राइटिंग की टेंशन मत लें, सिर्फ ध्यान से सुने, कुछ दिनों में सॉल्व हो जाएगा।